तो हेलो गाइस, आज मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो ध्रुव राठी की एक वीडियो आई एले फायर के ऊपर। और मेरे को लगा यार कोई बंदा एले में रहता ही नहीं है और वो अपनी नॉलेज के थ्रू एक वीडियो बना रहा है पूरा एले फायर के ऊपर। तो देखते हैं उसकी वीडियो में क्या क्या है और वो किस चीज़ को दिखाता है, उस एले फायर को रिस्पॉन्सिबल करता है। कहीं इंडिया को तो नहीं कर देगा यार, इंडिया गवर्नमेंट को कर दे नहीं तो भाई देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार। और चलो स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की फिल्म सिटी लॉस एंजलिस का शहर हॉलीवुड का घर है। वैसे तो हॉलीवुड फिल्मों में इस शहर को अनगिनत बार तबाह किया जा चुका है। कभी भारी भूकंप आए यहाँ पर तो कभी खौफनाक सुनामी, कभी टोर्नेडोज आए तो कभी एलियंस ने हमला कर दिया। फिल्मों में इस शहर ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हकीकत में आग की लपटों ने लॉस एंजलिस को तबाह कर दिया। ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं जो सही में दिल दहला देने वाले हैं। इस वीडियो को देखिए, एक फायर टोर्नेडो ये पैलिसेड्स के एरिया में देखा गया। ऐसा ही एक ये खौफनाक वीडियो सामने आया जिसे एक ऐसे आदमी ने लिया था जो अपने घर में बंद रह गया जब आग की लपटें उसके घर के पास इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका घर चारों तरफ आग की लपटों से घिर गया। थैंकफुली जिस आदमी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था उसे टाइम पर रेस्क्यू कर लिया गया फायर फाइटर्स के द्वारा, लेकिन हर कोई इतना खुश नसीब नहीं था। अभी तक कम से कम 24 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह आग तकरीबन 40,000 एकड़ में फैल गई। एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है इस आग को जलते हुए, लेकिन अभी तक भी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यह आग जल रही है। 12,000 से ज्यादा इमारतें जल चुकी हैं। लोगों के घर राख बन चुके हैं। 1,80,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। करीब 2 लाख लोगों को इवैक्यूएशन के नोटिस दिए जा चुके हैं। जेपी मॉर्गन के एस्टिमेट्स के मुताबिक इस सब की वजह से $50 बिलियन का आर्थिक नुकसान होगा लॉस एंजलिस के शहर। ओ भाई, ये कोई एक आग नहीं है, असल में मल्टीपल फायर्स है, मल्टीपल लोकेशंस। 7 जनवरी की सुबह पैलिसेड्स नाम के इलाके में इस आग की शुरुआत हुई थी। नक्शे पर देखिए, उसी रात ईटन और हर्स्ट में भी आग लगी थी। 9 जनवरी तक केनेथ भी आग की लपटों में घिर गया था और इसके अलावा कई दूसरे इलाके लीडिया, आर्चर, वुडली और सनसेट भी आग में झुलस गए। 12 जनवरी की सुबह तक लीडिया फायर को पूरी तरीके से रोका जा चुका था। केनेथ फायर 90% खत्म हो चुकी थी। हर्स्ट फायर 76% कंट्रोल में थी, लेकिन ईडन फायर सिर्फ 15% और पैलिसेड्स फायर मात्र 11% ही कंट्रोल में आई थी। सबसे शॉकिंग बात इस पूरी घटना के बारे में यह है कि यह सब हो रहा है जनवरी के महीने में। जनवरी में सर्दियों का मौसम होता है लॉस एंजलिस में, और ये एक ऐसा महीना है जहां आमतौर पर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है अगर पूरे साल भर में कंपेयर करो तो। लेकिन फिर भी यहाँ इतनी भयानक वाइल्ड फायर्स देखने को मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी साजिश। आइए समझते हैं आज भाई साजिश साजिश भी होती है इसके पीछे। अगर इस पूरी घटना को आप सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कारण बताया जाता है कि सदर्न कैलिफोर्निया के इलाके में बारिश कम हुई इस साल। इसकी वजह से ह्यूमिडिटी कम हुई और जो पेड़ पौधे थे, वेजिटेशन थी, वो सब सूख चुकी थी। हवा में ड्राइनेस कुछ बहुत ही ज्यादा थी। इसके अलावा चली बहुत ही ताकतवर हवाएं, पावरफुल ऑफशोर विंड्स, जिन्हें कहा जाता है सेंटा एना विंड्स। इन हवाओं ने इस फायर वेदर को और भी बदतर बना दिया। अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट का अगर आप नक्शा देखोगे तो यहाँ मौजूद है रॉकी माउंटेन्स। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया की बिल्कुल कोस्ट पर जो एरियाज हैं वहां लो प्रेशर हो जाता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवाएं चलती हैं। जब ये हवाएं पहाड़ों से नीचे आती हैं तो गर्म हो जाती हैं और इनकी ह्यूमिडिटी 10% से भी नीचे गिर जाती है। और फिर ये गर्म सूखी हवा जंगल को और भी ज्यादा सुखाकर वाइल्ड फायर की संभावना को बढ़ा देती है। कहीं पर भी थोड़ी सी आग या चिंगारी की वजह से ये बड़ी आग बन जाती है और तेजी से फैलती है। लेकिन असली सवाल यहाँ पर यह है कि ये सारी कंडीशंस, कम बारिश, लो ह्यूमिडिटी, सूखी वेजिटेशन, तेज हवाएं, इन सारी कंडीशंस के पीछे आखिर क्या कारण है? एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं पीटर कैलमस। ये नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में काम करते हैं। ये पहले लॉस एंजलिस के एल्टाडीना इलाके में रहते थे, लेकिन साल 2022 में इन्होंने इस जगह को छोड़ दिया क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें इन्होंने एक काला सच बताया था।
बहुत से पावरफुल लोगों की पोल खोली थी। आगे बात करते हैं इसकी वीडियो में, लेकिन एक चीज जिसको ये बहुत अच्छे से समझते थे वो थी क्लाइमेट चेंज। पिछले साल जनवरी का ये न्यूज आर्टिकल देखिए, धरती पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे गर्म साल 2023। यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने कहा कि साल 1850 से अब तक देखें तो 2023 में ग्लोबल टेम्परेचर सबसे ज्यादा थे। प्री इंडस्ट्रियल टाइम से कंपेयर करें तो एवरेज टेम्परेचर 1.48 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो रखे हैं। इस सर्विस की डेप्यूटी डायरेक्टर ने कहा कि 2023 में क्लाइमेट रिकॉर्ड्स डोमिनोज की तरह गिर रहे हैं। इस साल के तापमान शायद पिछले 1 लाख सालों में किसी भी पीरियड से ज्यादा थे। आपको ये बात शायद काफी हैरान कर देने वाली लगे, लेकिन क्लाइमेट साइंटिस्ट के लिए कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर चुके थे। 2023 से पहले रिकॉर्ड होल्डर साल रहा था 2016 का, फिर 2023 ने 2016 का रिकॉर्ड तोड़ा। ये कोई अचानक से होने वाली अजीब घटना नहीं थी, बल्कि क्लाइमेट चेंज की ट्रेजेक्टरी थी। दिसंबर 2023 तक आते आते ग्रीन हाउस गैस लेवल्स रिकॉर्ड हाई पर थे, ग्लोबल टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हाई, सी लेवल राइज रिकॉर्ड हाई, एंटार्क्टिका में सी आइस रिकॉर्ड लो। इसी महीने यूनाइटेड नेशंस की एनुअल क्लाइमेट समिट भी हुई, COP28। इस समिट में बड़ी चर्चा हुई फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट किए जाने की। इंडिया की 12 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कंगुजम इस इवेंट में स्टेज पर चढ़ गई थी। इन्होंने चिल्लाकर कहा, फॉसिल फ्यूल्स को बंद करो। लेकिन नवंबर 2024 में जब COP29 समिट हुई तो पता चला कि ये जो फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करने का वादा था, ये फिलहाल तो जुमला साबित हुआ। डेटा ने दिखाया कि कोल, ऑयल और गैस के एमिशंस 2024 में कम होने की बजाय 0.8% बढ़ गए। इसका परिणाम क्या हुआ, इस महीने का ये न्यूज आर्टिकल देखिए। 2024 ने 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2024 का साल अब तक का सबसे गर्म साल बन गया। जून 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक लगातार 15 महीने टेम्परेचर्स ने नए रिकॉर्ड्स तोड़े। नासा साइंटिस्ट ने इसे एक अनप्रेसिडेंटेड हीट स्ट्रीक कहा। यूनाइटेड नेशंस ने इन समिट्स में एक ग्लोबल वार्मिंग थ्रेशहोल्ड की बात की हुई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के कंपैरिजन में हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है। अगर ऐसा हो गया तो कैटास्ट्रोफिक डैमेज देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि पिछले साल ये थ्रेशहोल्ड पार किया जा चुका है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के मुकाबले तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। आप शायद सोचोगे कि मैं इतनी क्लाइमेट चेंज की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में जो हुआ उसके पीछे क्लाइमेट चेंज का रोल अब मना नहीं किया जा सकता। 2024 में कैलिफोर्निया की स्टेट में भी अक्टूबर का महीना सेकंड हॉटेस्ट एवर मंथ रहा था, जबकि जून और जुलाई के मंथ हॉटेस्ट एवर मंथ रहे। इसका मतलब समझ रहे हो, जून और जुलाई 2024 में जो गर्मी पड़ी कैलिफोर्निया में, इतनी गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई। यहाँ पर सदर्न कैलिफोर्निया के बड़े हिस्से में जुलाई के बाद कोई बारिश नहीं हुई, सब कुछ सूख गया। The temperatures in Southern California broke 5 heat records Friday, and emergency rooms are busy with heat exhaustion patients. फिर कुछ महीने बाद बहने लगी ये सेंटा एना विंड्स, जिन्होंने जंगल को और ज्यादा सुखा दिया। And that air descent leads to warming and compression. That also dries the air out significantly, and that wind can spread pre-existing fires. अब यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है, ऐसा नहीं कि ये वाइल्ड फायर्स हमेशा इंसानों की वजह से होती हो। वाइल्ड फायर्स नेचुरली भी होती हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स भी हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, जो इवॉल्व ही इसी तरीके से हुए हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वो पीरियोडिक फायर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कॉनिफर ट्रीज, इन पर एक थिक बार्क होती है, या प्रेयरी ग्रास अपना ज्यादातर बायोमास अंडरग्राउंड स्टोर करती है। कुछ पौधे तो ऐसे भी हैं जो हीट पर डिपेंडेंट हैं, ताकि उनकी सीड्स मिट्टी के अंदर जर्मिनेट कर सके या उनके बड्स फ्रूट बन सके। कभी कभी लगने वाली ये आग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्लियर आउट कर सकती है। जब डेड या डिकेइंग प्लांट्स जमीन पर बिल्डअप होने लगते हैं तो मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस नहीं कर पाते। नए छोटे पौधों की आउटग्रोथ इससे रुक सकती है। ऐसे में मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स जब इन आग में जल जाते हैं तो इस जले हुए मटेरियल से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। इस तरह ज्यादा जल्दी रिलीज होए बजाय कि अगर वो धीरे धीरे डीके करते रहे। यही कारण है कि कई बार इंसानों द्वारा खुद से प्रिस्क्राइब्ड बर्न या कंट्रोल्ड बर्न भी किए जाते हैं। हम जानबूझकर वाइल्ड फायर लगाते हैं कंट्रोल्ड तरीके से, ताकि इकोलॉजी को उसका लाभ मिल सके। ये एक पूरी साइंटिफिक फील्ड है अपने आप में, इसे फायर इकोलॉजी कहा जाता है। इसके बारे में अगर आप
और जानना चाहते हैं तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। सारे कोर कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस बड़ी डिटेल में पता लग जाएंगे। और सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, चैट जीपीटी के पास हर फील्ड में हर चीज की नॉलेज है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इंप्रूव हो रही है कि यकीन करना मुश्किल है। चैट जीपीटी का लेटेस्ट ओवन मॉडल एक पीएचडी ग्रेजुएट और साइंटिस्ट के नॉलेज लेवल को पार कर चुका है। इनका लेटेस्ट O3 मॉडल जो डेवलपमेंट में है, बताया जा रहा है कि वो 99.8% कोडर से ज्यादा अच्छी कोडिंग कर सकता है। तो इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने आप को इसमें अपस्किल करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा मेरा मास्टर चैट जीपीटी कोर्स। 8.5 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो हिंदी लैंग्वेज में आपको चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स के बारे में वो सब कुछ बताता है जिसकी आपको जरूरत है। इसे आप डेली लाइफ में, अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, अपनी बिजनेस को ग्रो करने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आप समझेंगे। इसकी मदद से ऑलरेडी हजारों लोगों ने अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ा ली है। स्क्रीन पर आप कुछ लेटेस्ट रिव्यूज को देख सकते हैं, क्या बेहतरीन फीडबैक रहा है लोगों का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए FIRE45, आपको फ्लैट 45% ऑफ मिलेगा इस कोर्स को खरीदने पर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। जरूर जाकर चेकआउट करना। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अगर हम कैलिफोर्निया के रीजन की बात करें, वहां भी वाइल्ड फायर्स कॉमन रही हैं। गर्मियों के दौरान ड्राई वेदर कंडीशंस होती हैं, साथ में हवा भी चलती है, इसलिए नॉर्मली मई जून से लेकर अक्टूबर के महीनों में आग लग सकती है। इस आग के लगने के पीछे जो ट्रिगर्स होते हैं वो नेचुरल कॉजेज भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। नेचुरल कॉजेज हो गई जैसे कि लाइटनिंग, कहीं पर बिजली गिरी है, ये सबसे कॉमन कॉज है जिसकी वजह से वाइल्ड फायर शुरू होती है। मैन मेड कॉजेज की बात करी जाए तो ये हो सकता है रोड साइड इग्निशन, किसी गाड़ी की वजह से आग लग जाना, कोई मशीनरी किसी चट्टान को हिट करे, उससे चिंगारी निकले और आग लग जाए, या फिर कभी कभार जब हवाएं तेज चलती हैं तो उसकी वजह से पावर लाइंस हिल सकती हैं, उनसे चिंगारी निकल सकती है। इसके अलावा और डायरेक्ट मैन मेड कॉजेज भी हो सकते हैं। लोग कैंपिंग करने जाते हैं, अपनी कैंप फायर जलाते हैं, लेकिन उसे बुझाना भूल जाते हैं। अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस ने बताया था कि इनके देश में लगने वाली वाइल्ड फायर्स में से 85% ऐसी होती हैं जो किसी ना किसी ह्यूमन ट्रिगर की वजह से लगी होती है। कैलिफोर्निया स्टेट में 2022 के एक ऑडिट ने कहा था कि इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स में बहुत इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है ताकि वाइल्ड फायर्स का रिस्क कम हो सके। अभी की जो पैलेसिड्स में आग लगी, इसके पीछे ट्रिगर बताया जा रहा है न्यू ईयर में जलने वाले पटाखे। एग्जैक्ट कॉज अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन फायर क्रैकर्स को यहां पर एक बड़ा सस्पेक्ट माना जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यहां पर यह है कि ह्यूमन ट्रिगर्स के साथ साथ हमें यहां पर क्लाइमेट चेंज का भी सीधा डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि पिछले डेकेड्स में हमें जो नेचुरल वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रही हैं वो किसी नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। जिस टाइम पर यह आग लगी जनवरी के महीने में, जिस इंटेंसिटी से ये लगी और जितना डैमेज इन्होंने किया, इस बात से ये चीज साफ है कि इसकी रूट कॉज क्लाइमेट चेंज है यहां पर, और आने वाले समय में हालात और बिगड़ने वाले हैं। 2021 में PNAS जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसने बताया कि वो दिन जब आग लगने की संभावना ज्यादा होती, कैलिफोर्निया में ऐसे फायर वेदर डेज की संख्या 66% से 90% तक बढ़ चुकी है पिछले कुछ डेकेड्स में। ऐसी एक्सट्रीम वाइल्ड फायर्स जो 10,000 एकड़ से ज्यादा में फैल जाएं, कैलिफोर्निया में उनकी फ्रीक्वेंसी 25% बढ़ चुकी है प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स के मुकाबले। यह बताया साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश की गई एक स्टडी ने। अगर हम कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट का डेटा देखें, सबसे भयानक वाइल्ड फायर्स कौन सी हुई हैं, टॉप 10 की लिस्ट में से 8 वाइल्ड फायर्स ऐसी हैं जो 2017 से लेकर 2024 की हैं, यानी पिछले कुछ सालों की ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ना केवल बहुत सी सिचुएशंस में ह्यूमन ट्रिगर है, बल्कि ओवरऑल कम बारिश, वेजिटेशन का सूख जाना, ज्यादा फ्लेमेबल होना, इन सब में भी ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। सरकार को यह बात समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन पीटर कैलमस जो एक क्लाइमेट साइंटिस्ट है जिनकी बात मैंने वीडियो में पहले की थी, उनके लिए यह साफ इशारा था कि सिचुएशन खराब होती जा रही है। पीटर 2008 से लॉस एंजलिस के गांव अल्टाडेना में रह रहे थे। वो बताते हैं कि उस समय ये जगह स्वर्ग जैसी थी। उनके बैकयार्ड में एवोकाडो का एक विशाल पेड़ था जिससे वो अनलिमिटेड गुआकामोले डिप्स बना सकते थे। ग्रीन पैरेट्स के झुंड चहचहा रहे होते थे। पास के पैसाडेना में कैलिफोर्निया टेक के परफेक्ट ग्रीन लॉन्स थे जहां वो अपने बच्चों के साथ लेट जाते थे। लेकिन धरती धीरे धीरे गर्म होती जा रही थी। 2012 तक आते आते इसे इग्नोर करना मुश्किल हो, इसलिए उन्होंने अपना फील्ड ही बदल लिया। वो पहले ग्रेविटेशनल वेव्स की फील्ड में काम करते थे, अब वो क्लाइमेट साइंस में आ गए। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में उन्होंने नौकरी ले ली। वो अपनी छत से चिल्लाना चाहते थे कि सभी लोग इस क्लाइमेट चेंज के अर्जेंट थ्रेट को देखो जरा। उन्होंने लोकल क्लाइमेट ग्रुप्स के साथ वॉलंटियर किया, साइकिल चलाते हुए शहर के कई हिस्सों में क्लाइमेट टॉक्स दी, अखबारों में आर्टिकल्स लिखे, ट्विटर पर ट्वीट्स किए। एक नॉन प्रॉफिट क्लाइमेट ऐप और क्लाइमेट मीडिया ग्रुप के को फाउंडर भी रहे।
And we've been trying to warn you guys for so many decades that we're heading towards a f***ing catastrophe. लेकिन कुछ बिलियनियर्स के एजेंडा के खिलाफ ये कुछ नहीं कर पाए। सितंबर 2020 में एक इंटेंस हीट वेव के दौरान पीटर को पहली बार हीट एग्जॉशन महसूस हुआ। अगले दिन ही उनके एरिया में कुछ मील दूर एक भयंकर आग शुरू हुई, जिसका नाम रखा गया बॉबकैट फायर। वो अपने परिवार के साथ अगले कुछ हफ्तों तक धुएं के बादल से घिरे हुए थे। फेफड़ों में जलन हो रही थी, उनकी उंगलियों में एक कांस्टेंट टिंगलिंग हो रही थी। उस दिन के बाद इन्हें यह अंदेशा हो गया था कि इनका ये नेबरहुड भी किसी दिन एक बहुत ही भयंकर वाइल्ड फायर का शिकार हो सकता है। उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यहां और नहीं रह सकता, इस जगह को हमें छोड़कर जाना होगा। 2022 में उनकी पत्नी की नौकरी लग गई नॉर्थ कैरोलिना में और वो शिफ्ट कर गए। वो कहते हैं कि आग का अंदेशा तो मुझे था, लेकिन यह आग इतनी खतरनाक होगी ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। खबरों में उन्हें देखने को मिलता है कि उनके कुत्ते का पेट हॉस्पिटल जल गया। वो चर्च जहां वो अपने लड़कों को रिसाइटल्स के लिए ले जाते थे वो जल गया। वो कॉफी शॉप जहां वो अपने दोस्तों और क्लाइमेट एक्टिविस्ट से मिलते थे वो जल गई। उनके पास का हार्डवेयर स्टोर, बनी म्यूजियम, कुछ नहीं बचा। उनके पुराने पड़ोसी ने उन्हें मैसेज करके बताया कि वो जिस घर में रहते थे वो भी अब जल चुका है। ये सुनकर पीटर की आंखों में आंसू आ गए। पीटर कहते हैं कि एपोकलिप्स आ चुका है, सभी के लिए नहीं तो कम से कम उन लोगों के लिए तो जरूर जिन्होंने क्लाइमेट डिजास्टर्स में कुछ ना कुछ खोया है। अब कोई जगह पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। हवाई में 2023 में डेडली फायर्स देखने को मिली। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में 2021 का हीट डोम। पिछले साल नॉर्थ कैरोलिना में हरिकेन हेलेनी आया। अमेरिका के बाहर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रही हैं। मोरक्को में ओएसिस गायब हो रहे हैं। दुबई में फ्लड्स आ रहे हैं और इंडिया में भी गर्मियां और गर्म और अनबेरेबल बनती जा रही हैं। पीटर कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर गुस्सा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और गुस्सा तो आपको आएगा जब आप ये सच जानेंगे कि नुकसान किसका हो रहा है और इस सब में फायदा किसका हो रहा है, किसने ये सब कराया है। पिछले साल की इस रिपोर्ट को देखिए। 2016 से लेकर अब तक दुनिया भर में जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हमें देखने को मिले उसके 80% सिर्फ 57 कंपनीज से आए हैं। सिर्फ 57 कंपनीज जो जिम्मेदार हैं दुनिया में हो रही ज्यादातर क्लाइमेट चेंज के पीछे। कौन है ये कंपनीज? ये है मल्टी बिलियन डॉलर तेल, गैस और कोयला बेचने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज। अमेरिका की एक्सॉन मोबाइल, शेल, बीपी, शेवरॉन, टोटल एनर्जीज। ये तो प्राइवेट कंपनीज हुई, लेकिन कुछ सरकारी कंपनीज भी इस लिस्ट में शामिल हैं। टॉप पर चाइना की स्टेट ओन्ड कोल कंपनी, सऊदी अरेबिया की सऊदी अरामको, रशिया की गाज़प्रोम, ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल, इंडिया की कोल इंडिया, मेक्सिको की पेमेक्स। और कमाल की बात तो यह है कि अमेरिका में इन सारी प्राइवेट कंपनीज को 50 साल पहले ही पता था कि इनकी वजह से इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा धरती पर। ये जानते हुए भी इन कंपनीज के सीईओज, इनके लॉबिस्ट, इनके लॉयर्स ने डिस इंफॉर्मेशन फैलाई, झूठ फैलाया ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ को रोका जा सके। इन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल किया दुनिया भर में नेताओं को खरीदने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीटर की बातें हैं। सुनने में किसी कंस्पिरेसी थ्योरी जैसी लग रही होंगी, लेकिन इस बात का हमारे पास ठोस सबूत मौजूद है। पिछले साल क्लाइमेट इन्वेस्टिगेटर रेबेका जॉन ने कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स खोजकर बाहर निकाले। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ यूएस नेशनल आर्काइव्स में थे, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में थे और कुछ तो लॉस एंजलिस के अखबार थे 1950s के। इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री ने खुद एयर पोल्यूशन फाउंडेशन की फंडिंग की थी। एक फेमस क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं चार्ल्स कीलिंग, उनके अर्ली रिसर्च को भी उन्होंने ही फंड किया था। चार्ल्स कीलिंग ने हवाई की एक लेबोरेटरी में काम किया था और ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्स्टेंटली मेजर करने का सेटअप बनाया था। उनका कीलिंग कर्व दिखाता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोग्रेसिव बिल्डअप कैसे होता है। लॉस एंजलिस के शहर पर उस समय स्मॉग बन जाता था। उस पर रिसर्च एफर्ट को भी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री ने ही फंड किया था। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के अलावा ऑयल और कार मैन्युफैक्चरिंग वालों के एक कोलेशन ने भी चार्ल्स कीलिंग को रिसर्च के लिए पैसा दिया था। इन डॉक्यूमेंट्स में दिखता है कि उस समय पर की गई रिसर्च में ऑलरेडी पता चल चुका था कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के प्लैनेटरी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। ये जो चीज हम स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से एमिशंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस गर्मी को ट्रैप कर देती हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इस खतरे के बारे में इंडस्ट्री को 1954 में ही पता चल चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसा छापने के लिए फॉसिल फ्यूल्स के एक्सप्लॉयटेशन को जारी
रखा। इन कंपनीज में काम करने वाले मैनेजर्स ये पहले से ही जानते थे कि पूरी दुनिया को ये किस खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों को गिरफ्तार करके इन पर जेनोसाइड का केस नहीं लगाना चाहिए? 1959 का एक मीमो दिखाता है कि अमेरिका की एक लीडिंग ऑयल एंड गैस लॉबिंग बॉडी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और वेस्टर्न ऑयल एंड गैस एसोसिएशन उस समय एयर पोल्यूशन फाउंडेशन की फंडिंग कर रही थी। 1955 में ही एयर पोल्यूशन फाउंडेशन की एक पॉलिसी स्टेटमेंट में कह दिया गया था कि कैलिफोर्निया या कहीं के भी अर्बन इलाकों के लिए एयर पोल्यूशन सबसे सीरियस इशू है। इस चीज का कोई सबूत नहीं है कि चार्ल्स कीलिंग ने पैसे के लालच में आकर अपनी ही रिसर्च को दबा दिया, लेकिन इस बात का सबूत जरूर है कि इस इंडस्ट्री ने इस क्लाइमेट साइंस को कई दशकों तक पब्लिकली नकारा, झूठ और फरेब का रास्ता अपनाया। इतना ही नहीं, इन्होंने क्लाइमेट क्राइसिस पर किसी भी एक्शन को डिले करने के लिए भी फंडिंग करी। साफ तौर पर एक चंदा धंधा मॉडल यहां पर देखा गया। 2016 में की गई एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक्सॉन मोबिल और दूसरी कंपनियों ने 1963 में ही इलेक्ट्रिक कार्स और लो एमिशन व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा लिया था। पेटेंट रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करने वाली टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे, यानी उन्हें पता था कि CO2 एमिशंस दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लॉबिंग की ताकि ऐसी रिसर्च के लिए सरकारी फंडिंग ना हो सके। सालों तक ये कहते रहे कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं होती, इंसानों की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ साल 2008 में ही आकर था कि इन्होंने क्लाइमेट चेंज डिनायल करना बंद किया, फाइनली जाकर एक्सेप्ट किया कि ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज होता है। अगर ये कंपनियां 50 साल पहले ही एक्शन ले लेती तो आज ये हालत ना आती। 2021 में कमिटी ऑन ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी की एक हिस्टोरिक हियरिंग हुई, जहां फॉसिल फ्यूल एग्जीक्यूटिव्स ने एडमिट किया कि क्लाइमेट क्राइसिस एक अर्जेंट थ्रेट है, लेकिन उन्होंने जो कई दशकों तक झूठी खबरें फैलाई उसकी जिम्मेवारी लेने से मना कर दी। पीटर कैलमेस अपने द गार्डियन के आर्टिकल में कहते हैं कि अगर हमें क्लाइमेट क्राइसिस से बचना है तो हमें बिलियनियर क्लास से बचना होगा। हमारे पास ऑलरेडी सोलर एनर्जी का ऑप्शन है, लेकिन ये अरबपति लोग इस ट्रांजिशन को भी ब्लॉक कर रहे हैं। वो एग्जांपल देते हैं माउंटेन वैली पाइपलाइन प्रोजेक्ट का। एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है ये अमेरिका में, जो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी सही चीज नहीं होगी करनी। एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था इसे बंद करवाने के लिए, लेकिन एक कंपनी ने डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शुमर को केवल $3 लाख दिए और फिर से ये प्रोजेक्ट रिवाइव हो गया। ये चंदे धंधे का मॉडल अमेरिका में बेहद बेशर्मी और खतरनाक तरीके से फैला हुआ है। ये तो डेमोक्रेट पार्टी की बात थी। इनकी जो दूसरी मेन पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए $277 मिलियन खर्च किए। ये उनकी वेल्थ का केवल 0.06% होता है, लेकिन इलेक्शन पलटने के लिए ये काफी था। Come on up here, Elon. The star is born, Elon. डेमोक्रेसी नाउ चैनल से बात करते हुए पीटर ने कहा कि कब हम इन बेवकूफाना युद्ध को बंद करेंगे और इस इमरजेंसी से डील करेंगे कि हमारा प्लैनेट कम हैबिटेबल होता जा रहा है। Our planet is in the process of becoming less and less habitable. नेताओं के बारे में वो कहते हैं कि दोनों जो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट्स रहे थे, प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट ओबामा, दोनों इस बात को लेकर प्राउड थे कि उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स का एक्सपेंशन किया। और दूसरी तरफ अब एक रिपब्लिकन ऑफिस में आ गया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप, जो लोगों को गैसलाइट करता है, कहता है कि ये सब होप्स है। Both the Democratic presidents, Obama and President Biden, they were very proud to expand fossil fuels. We have a Republican president coming into office who says this is a hoax, who's gaslighting the people who are following him. पीटर पूछते हैं कि ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो कब अपनी आंखें खोलेंगे और देखेंगे कि प्लेनेट रहने लायक नहीं बच रहा। वो कब इस नमूने की बात सुनना बंद करेंगे जो क्लाइमेट चेंज को एक होक्स कहता है। पीटर सुझाव देते हैं कि दुनिया भर में हमें सिविल डिसओबीडियंस का रास्ता अपनाना होगा। पहले इन बिलियनियर लोगों के सोशल लाइसेंस पर चोट लगानी होगी, उनके हाथों से पावर छीननी होगी। ऐसा करेंगे तभी हम क्लाइमेट क्राइसिस, हेल्थ केयर क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढ पाएंगे, दुनिया को बेहतर बना पाएंगे। अगर आप अमेरिका से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहूंगा पीटर कैलमेस और दूसरे क्लाइमेट एक्टिविस्ट के आंदोलन में जाकर जुड़िए उनके साथ। अपना लाइफस्टाइल तो ज्यादा सस्टेनेबल बनाना ही चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है ऊपर बैठे ये बिलियनियर लोग और ये बड़ी बड़ी कंपनियां। हम पर्सनल लेवल पर कितने भी पेड़ उगा लें, कितनी भी साफ सफाई कर लें, लेकिन ऊपर बैठे इन लोगों ने थोड़ा सा चंदा दिया और वहां पर नेता ऐसे लॉस पास करेंगे जिससे हमारे एनवायरनमेंट की धज्जियां उड़ जाएंगी।
कुछ पिछले 1 साल की खबरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के लिए 1.12 लाख ट्रीज काटे जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए निकोबार के इस आइलैंड पर 1 करोड़ तक पेड़ काटे जा सकते हैं, इस एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है। पुराना एस्टिमेट यहाँ पर 8.5 लाख पेड़ों का था। अगस्त 2024 छत्तीसगढ़ के हसदेव में 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे कोयले की माइनिंग के लिए। सितंबर 2024 राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व में 1 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है राजस्थान की सरकार ने एक पावर प्रोजेक्ट के लिए। इसलिए मैं कहता हूं हमें इस चंदे धंधे मॉडल को जड़ से खत्म करना जरूरी है अगर आगे हमें इस तबाही को होने से रोकना है। अगर आप इन स्टेट्स में इन एरियाज के पास रहते हो, अपनी आवाज उठाओ, प्रोटेस्ट करो। मध्य प्रदेश की सरकार भोपाल में 27,000 से ज्यादा पेड़ काटने जा रही थी वीवीआईपी हाउसिंग बनवाने के लिए एमएलएस की, लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो 17 जून 2024 की एक खबर देखो, सरकार ने इस प्लान को अब कैंसिल कर दिया है। तो इससे फर्क पड़ता है, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जितनी कोशिश आप हाँ भाई, लोग अगर करेंगे भाई, लेकिन एक इंसान क्या ही कर सकता है, बट सारे मिलके अगर करेंगे तो भाई जरूर कुछ ना कुछ होगा। ट्रू भाई, वीडियो तो बढ़िया बनाई है भाई, बिल्कुल सही बना कहा है उसने, लेकिन यार अब क्या है कि लोग सारे समझे तो यार, कोई समझने नहीं चाहता है, ठीक है, कि कोई समझे आके और करे, लेकिन भाई इंडिया के लोग भी ऐसा, जिसको जहाँ दिखता है भाई वो सोचते ही नहीं आगे बढ़ के लिए कि आगे क्या होगा क्या होगा। उसको अभी का अच्छा चल रहा है तो भाई अच्छा, अभी का अच्छा है, लेकिन क्या ही कहें भाई, अभी का ही अच्छा है ना। कहीं यहाँ आगे जाके हम जैसा आज लॉस एंजलिस में हुआ है, कभी हमारे साथ भी हो तो लोग समझेंगे भाई, छोड़ो यार क्या ही कर सकते हैं, बट सेफ रहें भाई, समझें इस चीज़ को, आगे मिल के सब एक साथ रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो भाई जल्दी से करना।